यहाँ तक तो हो ही गया था। अब आज सम इम्पोर्टेंट इंडेक्स में ये हम इनके बारे में लिटिल बिट तो सबके बारे में पढ़ेंगे, बट जो न्यूमेरिकल है ना बेसिकली वो हमारा बस एक का ये इसमें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, बाकी सबकी बस थ्योरी पढ़ेंगे, थोड़ा आइडिया होना चाहिए। तो अब तो बस अबाउट टू फिनिश है, आज और कल की क्लास में लगभग चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा। देखिए अब आगे चलते हैं, हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और जो अब न्यूमेरिकल है ना वो भी आपके लिए कुछ नया नहीं है, जो अब किया वही है। देखिए सबसे आज का जो टॉपिक, तो आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है बच्चे वो है सम इंपॉर्टेंट इंडेक्स नंबर ना। उसके अंदर सबसे पहला है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। उसके बाद में क्या होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो मैं एक बार ब्रीफ में आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ स्टार्ट करने से पहले। और वो क्या है, देखिए एक बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। और वो क्या होता है कि हमारे क्या होता है, देखो सबसे पहले क्या होता है प्रोड्यूसर, उसके बाद क्या होता है होलसेलर, देन रिटेलर, और देन उसके बाद क्या होता है कंज्यूमर। ये कॉमर्स वाले बच्चों को तो पता है। ये बेसिकली हमारी क्या होती है, एक चैन होती है, चैन ऑफ प्रोडक्शन होती है, जो मिडिल मैन्स होते हैं, जो पूरा एक ना जिसको हम बेसिकली मिडल, ये जैसे प्रोड्यूसर होता है तो प्रोड्यूसर के बाद में होलसेलर होता है, होलसेलर के बाद में रिटेलर होता है, रिटेलर के बाद में कंज्यूमर होता है। अब जो कंज्यूमर प्राइस पे करता है उसको बोलते हैं रिटेल प्राइस। क्या बोलते हैं, रिटेल प्राइस, ठीक है। और जो होलसेल मतलब जो रिटेलर प्राइस पे करता है और जो एक लार्ज अमाउंट में खरीदता है उसको बोलते हैं होलसेल प्राइस, ठीक है। और ये जो प्रोड्यूसर है वो बेसिकली क्वांटिटी प्रोड्यूस करता है, गुड्स एंड सर्विसेज, इसमें प्राइस का कोई रोल नहीं होता है, ये गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है। तो अब देखिए यहां अगर हम रिटेल जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है वो बेसिकली क्या होता है, इसको बोलते हैं रिटेल प्राइस इंडेक्स भी बोलते हैं। तो ये इस प्राइस पे होता है, रिटेल प्राइस पे। तो जब हम क्या कर लेते हैं, व्हाट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स शॉर्ट में, व्हेन वी चेंज द मेजर ऑफ रिटेल प्राइसेस, रिटेल प्राइस के चेंजेस को अगर मेजर हम करें, उसका एवरेज हम निकालें, तो वो क्या हो जाएगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और वो प्राइस कौन पे कर रहा है, कंज्यूमर कर रहा है। तो जो कंज्यूमर प्राइस पे करता है उसी को हम रिटेल प्राइस बोलते हैं। और उन प्राइस के चेंजेस को, क्योंकि इंडेक्स नंबर क्या मेजर करता है, चेंजेस ही तो मेजर करता है। बाय नेम इंडेक्स नंबर मतलब विच मेजर द चेंजेस। तो अब हम कहें कि व्हेन वी कैलकुलेट द एवरेज चेंजेस इन द रिटेल प्राइसेस वेरी शॉर्ट में, तो वो क्या बन जाएगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और जब हम होलसेल प्राइस के चेंज को मेजर करेंगे तो वो क्या बन जाएगा होलसेल प्राइस इंडेक्स। और जब आगे जाके हम प्रोड्यूसर की जो गुड्स एंड सर्विसेज क्वांटिटी के चेंज को मेजर करेंगे तो वो क्या बन जाएगा इंडस्ट्रियल, मतलब क्वांटिटी में अब दो आएंगे, फिर एक इंडस्ट्रियल आएगा और एक क्या आएगा एग्रीकल्चर, जो हमने टाइप पढ़े ही है। तो ये दोनों क्या हो गए, प्राइस इंडेक्स हो गए, टाइप आपने पढ़े प्राइस इंडेक्स। और ये वाला जो होगा प्रोडक्शन यूनिट। अब प्रोडक्शन यूनिट में हम ये कह सकते हैं कि दो प्रोडक्शन यूनिट हो सकती है। एक कौन हो सकता है, जो इंडस्ट्रियल प्रोड्यूसर हो सकता है, इंडस्ट्रियल प्रोड्यूसर हो सकता है, और एक एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर हो सकता है। अब ये आगे जाके अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की क्वांटिटी का चेंज मेजर करें तो इंडस्ट्रियल इंडेक्स हो गया, और जो एग्रीकल्चर की क्वांटिटी को मेजर करें वही क्या हो गया एग्रीकल्चर। तो देखिए आगे सम जो इंडेक्स है ना, यहाँ सम इंपॉर्टेंट इंडेक्स, तो इसमें पहले क्या पढ़ेंगे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पढ़ेंगे, फिर हम होलसेल प्राइस, तो ये तो दोनों प्राइस इंडेक्स हो गए जिसमें प्राइस के चेंजेस को मेजर करेंगे। फिर उसके बाद में क्या आएगा इंडस्ट्रियल, जिसमें क्वांटिटी का चेंज मेजर करेंगे, बट जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यूनिट जो करेगी वो। फिर एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर, और फिर सेंसेक्स वाला कौन सा हो गया वैल्यू इंडेक्स। तो कुल मिला के सारे इंडेक्स कवर हो गए इसमें। जैसे हमने टाइप्स ऑफ इंडेक्स पढ़े थे कि टाइप्स ऑफ इंडेक्स तीन तरह के होते हैं, प्राइस इंडेक्स, क्वांटिटी इंडेक्स और वैल्यू इंडेक्स। तो इसके अंदर ये वैल्यू इंडेक्स का एग्जांपल है सेंसेक्स और बॉम्बे स्टॉक। ये एग्रीकल्चर और जो इंडस्ट्रियल आईपीआई जो है ये किसका है, क्वांटिटी का दोनों, और ये दोनों किसके प्राइस के। और प्राइस में कैसे, आई होप समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बता रहा हूँ। यस सर, जी सर। अब देखिए इसमें ये लिखा हुआ मीनिंग देखिए, सबसे पहले कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स द इंडेक्स नंबर विच मेजर द इंक्रीज चेंजेस इन द प्राइस पेड बाय द स्पेसिफिक क्लास ऑफ कंज्यूमर फॉर गुड्स एंड सर्विसेज।
और उसके बाद में देखिए वेरी शॉर्ट इट मेजर द एवरेज चेंज इन द रिटेल प्राइसेस। तो ये डेफिनेशन बिल्कुल बहुत इजी सी डेफिनेशन है जिसको आप आराम से याद भी रख सकते हैं कि व्हाट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये डेफिनेशन है, इट मेजर द एवरेज चेंज इन द रिटेल प्राइसेस। अभी रिटेल प्राइस क्या होती है, जो कंज्यूमर पे करता है, तो ये हमने देख लिया। अब इसके अदर नेम बहुत इंपॉर्टेंट है कि इट ऑल्सो नॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बोलते हैं इसको, रिटेल प्राइस इंडेक्स बोलते हैं, प्राइस ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर बोलते हैं। तो ये बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अदर नेम्स, ठीक है। तो एग्जाम में बेसिकली इसका अदर नेम से भी क्वेश्चन आ जाता है, कई बार आता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ये जो अदर नेम है ना, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हाईलाइट करना जरूरी कि इसको कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बोलते हैं, रिटेल प्राइस इंडेक्स बोलते हैं, प्राइस ऑफ लिविंग इंडेक्स। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि कंस्ट्रक्ट कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स ऑफ द फॉलोइंग डेटा। इट मींस हम किसकी बात करें, सीपीआई की बात करें, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करें, कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अदर नेम मीनिंग मैंने आपको बता ही दिया। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट इसमें क्या है, दैट इज इट मेजर द चेंजेस इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ ए पर्टिकुलर। ये इसका क्या आ गया, एक तरीके से मोटिव आ गया। क्या आ गया, ये बेसिकली क्या आ गया कि भाई ये जो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि इंडेक्स नंबर क्यों तैयार करते हैं। तो बेसिकली क्यों करते हैं, इट मेजर द चेंजेस द कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ड्यू टू चेंज इन द रिटेल प्राइसेस। जैसे आप देखते हैं कि फ्रिक्वेंटली हमारी रिटेल प्राइसेस चेंज होती है, तो वो चेंज होने की वजह से पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट आया, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड पे क्या फर्क पड़ा, इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ। अभी लिविंग स्टैंडर्ड क्या होता है, एनी आइडिया व्हाट डू मीन बाय लिविंग स्टैंडर्ड? लिविंग स्टैंडर्ड नो आइडिया सर। क्या होता है लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ सोसाइटी? जो बेसिक नेसेसिटीज मिलती है उससे आपका लिविंग स्टैंडर्ड डिटरमाइन होते हैं कि मतलब आप किस फैसिलिटीज में रह रहे हो। दोबारा बोलिए, आपकी वॉइस सही नहीं आई थी। तो जो बेसिक फैसिलिटीज वगैरह मिलती है जो उससे डिटरमाइन होता है कि आप कैसे लिविंग स्टैंडर्ड में रह रहे हो, मतलब आप मतलब जो भी होता है फैसिलिटीज उससे डिटरमाइन होता है। और कुछ एनी अदर आंसर? देखो कॉस्ट ऑफ और ऐसा कि कितना अच्छा अपन कर रहे हैं, रहते हैं तो कितना मतलब कितना अच्छे से रह रहे हैं। इफ अपने पास अच्छी वेल मतलब मेक आवर लाइफ गुड्स एंड एंजॉयबल, अपनी लाइफ एंजॉयबल और गुड बनाने, अपनी अच्छी लाइफ बनाने के लिए अपन कैपेबल है या नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं सारा आंसर आ रहा है, बट एग्जैक्टली आंसर की हम बात करें तो लिविंग स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि आपका एक्सपेंडिचर ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज, आपके कंजम्पशन पे जो आप खर्चा करते हो ना, उसमें पता लगता है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज पे आप खर्चा करें, व्हाट काइंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यू आर कंज्यूमिंग। तो मतलब किस लेवल की आप गुड्स यूज कर रहे हैं, आपका एजुकेशन पे खर्चा कितना है, आपकी हेल्थ पे कितना है, आपके फूड आइटम्स पे। तो ये खर्चा जितना अच्छा होगा, जितना ज्यादा होगा, जितना क्वालिटी ऑफ आप गुड्स यूज करेंगे, वही इसका मतलब आपका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि जैसे आपके पेरेंट्स हमेशा आपको कहते होंगे कि हमने जब पढ़ाई करी तो हमारे पास तो ऐसी फैसिलिटीज नहीं थी, है ना, इतना बढ़िया कोई स्कूल नहीं था, ये सारी फैसिलिटीज, बुक्स और ये ट्रांसपोर्टेशन, जो भी आपको फैसिलिटीज दे रहे हैं अभी, तो हमेशा आपको बोलते होंगे कि आप तो इतने बढ़िया स्कूलों में पढ़ते हो, इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो, या ये फैसिलिटीज आपको मिल रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब उन्होंने पढ़ाई करी थी तो उनका जो एक्सपेंडिचर था एजुकेशन पे वो आपसे कंपेयर कम था, जबकि आप पे क्या हुआ, ज्यादा हुआ। इसका मतलब आपका लिविंग स्टैंडर्ड क्या हो गया, बढ़ गया ना? यस और नो? यस सर। जब वो अपने बचपन के टाइम में जब खेलते थे तो उनके लिए खेलने की जो फैसिलिटीज थी, या जो मोबाइल तो होता ही नहीं था उस टाइम में, और भी बहुत सारी ऐसी थी, जैसे सब वो रहने की जो क्वालिटी होती है, रहने के लिए घर था, मकान था। और आज जो आप रह रहे हो जिस मकान में, तो वो एक स्टैंडर्ड का मकान है, वो रह रहे थे पहले जो अपने बचपन में, तो वो उनका इतना, तो वो हमेशा बताते हैं, आपको एग्जाम्पल भी देते होंगे। तो इसका मतलब डे बाई डे हमारा लिविंग स्टैंडर्ड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब ज्यादा से ज्यादा हम अच्छा से अच्छा खर्चा कर रहे हैं उस पर, तो इसको बोलते हैं लिविंग स्टैंडर्ड। तो जब प्राइस बढ़ जाती है ना किसी भी कमोडिटीज की, जैसे हम जो कमोडिटीज यूज करते हैं उनकी प्राइस बढ़ेगी, तो फिर हमारा लिविंग स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। इसका मतलब पहले मैं 1 किलो सपोज 1 kg एप्पल कंज्यूम कर रहा था, उसकी प्राइस हो गई, तो फिर मैं ½ kg, या हो सकता है मेरे जैसे लोग तो कंज्यूम करना ही बंद कर दे, ज्यादा प्राइस बढ़ जाए तो इस तरीके से मतलब प्राइस बढ़ने से आपका लिविंग स्टैंडर्ड डाउन होता है।
तो इसलिए तो फिर गवर्नमेंट आगे क्या करती है, सैलरी बढ़ानी पड़ती है ना। अगर आप या तो देखो गवर्नमेंट के पास दो ऑप्शन होते हैं, आगे हम किसी इंपॉर्टेंस में पढ़ेंगे। गवर्नमेंट के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो क्या करे, सैलरी बढ़ाए सेम लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए, या फिर प्राइस को क्या करें, कम करें। तो अगर प्राइस कम नहीं होती है तो फिर वो सैलरी में इंक्रीमेंट आता है, सैलरी में पे कमीशन आते हैं, सैलरी बढ़ानी पड़ती है, बोनस देना पड़ता है जो है ना, और बहुत सारे वो करने पड़ते हैं। और अदरवाइज फिर गवर्नमेंट क्या करेगी, प्राइस को कंट्रोल कर लेगी। तो प्राइस को कंट्रोल कर लेगी तो आपका लिविंग स्टैंडर्ड सेम होना चाहिए। मतलब गवर्नमेंट का ये टारगेट होता है कि एटलीस्ट इम्प्रूव भी ना हो तो कम से कम डाउन तो ना हो। और इंडिया में बेसिकली यही हो रहा है, इंडिया में लिविंग स्टैंडर्ड डे बाय डे डाउन हो रहा है। जबकि आप देखो यूएसए और ये डेवलप कंट्री क्यों है, इनको डेवलप कंट्री इसलिए तो बोलते हैं क्योंकि वहां के लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है ना, वो हमारे से फार फार बेटर आगे है और वो बढ़ता जा रहा है, जबकि हमारा क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। तो ये सारी रीजंस, ये डेवलपमेंट का भी एक बहुत बड़ा रेफरेंस होता है। तो आई होप ये समझ में आ गया लिविंग स्टैंडर्ड क्या होता है। Yes, sir. मैंने बहुत डिटेल में समझा दिया आपको क्योंकि आगे काम आएगा आपके लिए, इसलिए तो ये चैप्टर आगे काम आता है क्योंकि ये आपके लिविंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड है। फिर जो रिटेल प्राइस इंडेक्स है वो आपके लिविंग स्टैंडर्ड को मेजर करता है कि प्राइस के चेंज होने से आपका लिविंग स्टैंडर्ड पे क्या फर्क पड़ा, तो इसका ये ऑब्जेक्टिव होता है। देन अब उसके बाद में आ गया इसमें ग्रुप्स आ गए। इसके अंदर जो बेसिकली ग्रुप्स होते हैं कि द मेजर ग्रुप्स ऑफ फॉर द होम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर हैव बीन कंस्ट्रक्टेड। तो कौन कौन से, मतलब सारे कंज्यूमर के लिए नहीं होती है, इसमें देखो सेलेक्टेड कंज्यूमर ग्रुप्स है जिनके लिए गवर्नमेंट ये प्राइस इंडेक्स या जो भी स्टडी करेगा वो कैलकुलेट करता है। तो वो कौन कौन से हो गए, इंडस्ट्रियल वर्कर्स हो गए, अर्बन नॉन मैनुअल वर्कर्स हो गए और द एग्रीकल्चर लेबरर्स। तो ये कुछ ग्रुप्स है जिनका ये सीपीआई कंस्ट्रक्ट होता है, या जो प्रैक्टिस में या जो पॉपुलर है वो हम बात कर रहे हैं। फिर आता है इसमें मेथड्स कौन से यूज होंगे, तो इसमें दो मेथड यूज होते हैं बच्चे, एक तो होता है एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड और दूसरा हो गया फैमिली बजट मेथड। अब ये इसकी पूरी थ्योरी होगी। तो बच्चा अब इसमें जो क्वेश्चन आता है वो दो तरीके से क्वेश्चन आएगा, एक तो आएगा इसका थ्योरी और एक आएगा इसका न्यूमेरिकल। तो आप थ्योरी को कैसे तैयार करना है, थ्योरी में आपको एक शॉर्ट नोट्स तैयार करने के लिए अब फटाफट आप कीवर्ड मार्क करो। जैसे ये थ्योरी है, इस थ्योरी को देखो अभी मैं एक कीवर्ड से याद करवा देता हूं। इन आउट कौन हो रहा है, तो अभी जो थ्योरी है, एक थ्योरी का आपको शॉर्ट नोट्स तैयार करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मैं आपको बिल्कुल इजी कर देता हूं, इसकी आपको कीवर्ड्स बता देता हूं। तो देखिए कीवर्ड्स क्या होगा, सबसे पहले पॉइंट जो फर्स्ट 2 पॉइंट्स हैं, फर्स्ट सेकंड, ये तो हो गया मीनिंग, यस और नो। फर्स्ट 2 पॉइंट में तो आपको क्या लिखा है, मीनिंग लिखना है आपको, मीनिंग। तो कीवर्ड दोनों का कीवर्ड हो गया मीनिंग। फिर आ गया थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट का जो कीवर्ड्स है वो क्या होगा, अदर नेम। क्या हो जाएगा, दिस इज द थर्ड नेम, थर्ड पॉइंट ये रहा, दिस इज ऑल्सो नोन एज, तो ये अदर नेम वाला हो गया। तो फर्स्ट 2 पॉइंट में मीनिंग आ गई। अब उसमें आप चाहे एक ही मीनिंग लिखो चाहे 2 मीनिंग लिखो, तो एक मीनिंग लिखना है। तो हमारे ओवरऑल हमारे लिए कीवर्ड क्या हो गया, पहले मीनिंग लिखना है, फिर अदर नेम लिखना है, ठीक है। उसके बाद में फिर इसका ऑब्जेक्टिव, ये क्या मेजर करता है, तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका कि हम एक क्वेश्चन आता है ना कि व्हाई वी कंस्ट्रक्ट सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हम क्यों कंस्ट्रक्ट करते हैं। देन उसके बाद में फिर आगे इसके ग्रुप्स, मेजर ग्रुप्स कौन से होते हैं, और फिर क्या आ गया मेथड। तो बताओ कीवर्ड्स बोलो, क्या क्या कीवर्ड याद रखने हैं और पूरी थ्योरी तैयार। फर्स्ट कीवर्ड क्या है, इसका मीनिंग, मीनिंग, देन ऑल्सो नोन एज, उसका दूसरा होगा ऑल्सो नोन एज, ये अदर नेम, देन कॉस्ट ऑफ लिविंग, वो सॉरी, देन मीनिंग हो गया, अदर नेम हो गया, देन मेजर्स या ऑब्जेक्टिव एक ही बात है, मेजर्स या ऑब्जेक्टिव एक बात है। देन उसके बाद में क्या आ गया, मेजर ग्रुप्स एंड देन मेथड्स। तो बताओ ये वर्ड याद रख के आप पूरा एक शॉर्ट नोट्स तैयार कर सकते हैं। आपको याद ये वर्ड रखने और उसके बाद में डिटेल आप पढ़ लो अपने हिसाब से, अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो। तो दोबारा देखिए, सबसे पहला वर्ड क्या याद रखना है, मीनिंग, सेकंड अदर नेम, थर्ड मेजर्स या ऑब्जेक्टिव, फोर्थ ग्रुप्स, मेजर ग्रुप, और फिर उसके बाद में क्या आएगा, मेथड्स। अब बताओ रीडिंग लगा के आराम से कर सकते हो, ये शॉर्ट नोट्स बना सकते हो बिल्कुल, यस और नो, यस सर, फिर शॉर्ट नोट्स आपका तैयार हो जाएगा। अब आते हैं इसके न्यूमेरिकल में इसमें 2 मेथड होते हैं, एक होता है एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड और दूसरा क्या होता है, फैमिली बजट मेथड, ठीक है। तो देखिए अब इसके बड़ा इंटरेस्टिंग सी है, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, कैसे
न्यूमेरिकल तो आपको ऐसा लगेगा कि सर तो बहुत ही इजी न्यूमेरिकल में। सबसे पहला मेथड क्या था? एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड। एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड। और बच्चे आपको सरप्राइज होगा, इसका जो फॉर्मूला है वो एज इट इज द लेस्प्रे। तो लेस्प्रे का फॉर्मूला था, वही आपको यहाँ क्या करना है, यहाँ लिख देना है P0 P1 इक्वल्स टू क्या था, समेशन अभी अभी डिस्कस किया था, P1 P0 Q0 और यहाँ क्या करेंगे Q0 और Q0। तो ये हो गया फैमिली सॉरी एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड एज एज लेस्प्रे। तो अब न्यूमेरिकल में तो वैसे ही बहुत इजी हो जाएगा, ये न्यूमेरिकल में आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। सेकंड जो मेथड होता है इसका वो होता है, सेकंड मेथड क्या था सर? फैमिली बजट मेथड। सेकंड था फैमिली बजट मेथड। बजट मेथड। अब बच्चे ये भी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, इसका जो फॉर्मूला होगा वो विल बी एस सेम एज वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड। इसका जो फॉर्मूला होगा वो किसके सेम होगा, वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड। तो वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड क्या था, P0 P1 इक्वल्स टू समेशन RW अपॉन समेशन। ये भी बहुत इजी है, ये भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इसके अंदर अगर हम न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आपको कुछ नया नहीं पढ़ना, दो मेथड आपको यूज करने हैं, दोनों हम इनडायरेक्टली ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस उसको यहाँ अदर उनका नेम चेंज कर दिया हमने। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है इसमें न्यूमेरिकल में कि जब हम इसके आंसर निकालेंगे तो दोनों मेथड से ही क्या आएगा, सेम आंसर, सेम आंसर आएगा। सेम आंसर। अब हम इसका क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे। अब हमें न्यूमेरिकल करना है इसका आज। तो अब न्यूमेरिकल लिखिए एक, देखिए यहाँ हमें न्यूमेरिकल लिखना है। आप लैंग्वेज लिख सकते हैं, कंस्ट्रक्ट द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। पहले आप लिख लीजिए कंस्ट्रक्ट द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब डेटा के अंदर आपको क्या दे रखा है, सबसे पहले यहाँ कॉमोडिटी, पहले हम क्या लेंगे, यहाँ कॉमोडिटी ले लेंगे, यहाँ ले लेंगे हम बेस ईयर क्वांटिटी, बेस ईयर क्वांटिटी, क्वांटिटी बेस ईयर क्वांटिटी हमने ले लिया। देन उसके बाद फिर हम ले रहे हैं नेक्स्ट बेस ईयर प्राइस, बेस ईयर प्राइस लेंगे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट कॉलम हमारा बनेगा हुआ है करंट ईयर क्वांटिटी। यस, करंट ईयर क्वांटिटी जरूरत ही नहीं होती इसमें, करंट ईयर ओनली प्राइस। हाँ सर। तो ये हमने ना, अब यहाँ कॉमोडिटीज, सपोज कॉमोडिटीज हमने ले लिया A B C D, A B C D E टिल E तक हमें लेना है ना। अब हमें क्या करना है, क्वांटिटी और बेस ईयर, क्वांटिटी और बेस ईयर लिखनी है 5 4 5 4 देन 3 2 1।
321। देन उसके बाद में बेस ईयर जो प्राइस है वो है 24। देन 10, 30, 40 एंड 50 लिखना है आपको भी, मेरे साथ साथ लिख रहे हैं आप लोग? यस सर। 30, 20, 60, 50 एंड 60। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसको दोनों मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले अब इसमें मेथड लिखेंगे। फर्स्ट मेथड हमारा क्या है? यस, एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड। मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड। और इसका फॉर्मूला होता है समेशन P1 P0 अपॉन समेशन P0 Q0 इंटू 100। यस, ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूला लिखने के बाद हमें पता लग जाता है कि हमें कैलकुलेशन क्या करनी होती है। तो अब हमें कैलकुलेशन करनी है P1 Q0। तो यहां हमें करना है P1 Q0। सबसे पहले हमारे को क्या चाहिए? P1 Q0 चाहिए। तो अब ये निकालने के लिए सबसे पहले मार्क कर लो, ये क्या होगा बच्चे? Q0, ये क्या होगा? P0, और ये क्या होगा? P1। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? P1 Q0 मतलब इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है। करो, कितना आ जाएगा? 150, देन 80, देन 180, देन 160। और देन 60। ठीक है बच्चे, ये आ गया P1 Q0। नाउ अब क्या चाहिए हमारे को? P0 Q0, P0 Q0। तो P0 Q0 इट मीन्स हमारे को क्या करना है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो करिए, क्या आएगा? 120, देन उसके बाद 40, देन 90, देन 80 और देन 50। अब हमें इनको दोनों का टोटल चाहिए। तो सबसे पहले आप निकालो P1 Q0 का टोटल बताइए। P1 Q0 का 570 सर। क्या आया? 570। 570। फिर हमें चाहिए P0 Q0, इसका टोटल चाहिए। P0 Q0 का तो 380। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल आ गया। नाउ अब हम इसको यहाँ डिवाइड कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा? P0 बन जाए मतलब 570 डिवाइड बाई 380 इंटू 100। तो बताओ क्या आंसर आएगा? डिवाइड करिए, काट दीजिए इसको। तो 150। ये सारा कट जाएगा और पूरा ये करके 150 आ रहा है। 150 हमारा फाइनल आंसर आ गया, बिल्कुल करेक्ट। अब देखिए कितना इजी है। वो थोड़ा क्वेश्चन ही क्या हो गया था, हमारा टिपिकल हो गया था। तो अब डायरेक्ट हमारे पास कैलकुलेशन भी आ गई, सब कुछ आ गया, फाइनली हमारा आंसर आ गया। इंजीनियर ना आ गया समझ में? जी सर। नाउ अब सेकंड मेथड इसमें क्या है? इसमें आर निकालना है। आप इसके अंदर सेकंड पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिर हमारे को पता लग जाएगा क्या करना है। तो देखिए अब हमारे को सेकंड मेथड होता है जो है फैमिली बजट मेथड। क्या होता है? फैमिली बजट मेथड।
फैमिली बजट मेथड, इसका पहले फॉर्मूला लिख लो। तो इसका फॉर्मूला होता है समेशन आर डब्ल्यू अपॉन समेशन डब्ल्यू। ठीक है, ये फॉर्मूला है, हमने डिस्कस किया था ना। अब हमें बस क्या चाहिए, पहले सबसे पहले आर चाहिए। क्या चाहिए? अब हमें यहाँ आर निकालना पड़ेगा। और आर क्या होता है? P1 P0 इंटू 100। ये हम पहले भी कर चुके हैं ना, आर निकाल। तो अब हमें आर निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारे पास आ गया 30 अपॉन 24, फिर आएगा 20 अपॉन 10। मैं लिख रहा हूँ, आप कैलकुलेट कर लो। 60 अपॉन 30, देन 50 अपॉन 40, देन 60 अपॉन 50। तो देखिए फर्स्ट का कितना आ रहा है? 125। सेकेंड का 200, देन 125। और लास्ट में 150। लास्ट का भी 120 आ रहा है इजी, बहुत आ रहा है सब, बिल्कुल फटाफट हो रहा है सॉल्व ना। उसके बाद अब हमें क्या चाहिए? आर आ गया। अब हमें डब्ल्यू चाहिए और फिर आर डब्ल्यू चाहिए। अब आपको पता होता है कि डब्ल्यू क्या होता है? तो ये क्या होता है? P0 Q0। तो ये हमारे पास ऑलरेडी है P0, तो हम इसी को क्या मान लेंगे? वेट। ये हमारे लिए वेट आ गया। वेट हमारे को अलग से करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वी हैव डन P0 Q0 ऑलरेडी हमने कर लिया है। तो ये तो हमारे लिए इजी हो गया। तो वेट हमारे पास है। तो बस अब तो हमारे को लास्ट में एक ही कॉलम बनाना है, आर डब्ल्यू। क्या निकालना है? बस निकालिए और सॉल्व करिए। अब आर डब्ल्यू क्या हो जाएगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये और ये। तो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया? 15,000। देन इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 8,000। देन इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 18,000। देन इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आया? 10,000। देन इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 6,000। देखो आपने फटाफट सॉल्व कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से एग्जाम में ऐसी कैलकुलेशन आती है, ज़्यादा टफ नहीं आती है ना। अब हम इसका टोटल चाहिए, आर डब्ल्यू का समेशन आर डब्ल्यू टोटल करिए, कितना आ रहा है? तो 3 जीरो तो लगा ही दो। हाँ बताओ। 57,000। 57,000 हमारे पास टोटल आ गया। अब उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा 57,000 डिवाइड बाई कितना है? 380। 150 और वही 150 आंसर आएगा, क्योंकि आंसर तुम्हें पता ही है ना कि सेम आएगा दोनों से। तो आंसर हमारा सेम ही आएगा। तो ये आ गया 1, ये और ये आंसर हमारा दोनों सेम आना चाहिए। क्लियर है बिल्कुल? तो ये हमारा कंप्लीट क्या हो गया? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो थ्योरी का बनता है, जिसपे एक शॉर्ट नोट्स आ सकता है। उसके लिए हमने कीवर्ड तैयार कर लिए। सबसे पहला कीवर्ड मीनिंग हो गया, देन उसके बाद में उसका अदर नेम हो गया, देन उसके जो हमने जो थ्योरी है हमारे पास, इस थ्योरी से हमने ये कीवर्ड से हमने इसकी थ्योरी कर ली। ये जो थ्योरी है उसके हमने कीवर्ड डेवलप कर लिए। फर्स्ट मीनिंग के बेस मीनिंग कीवर्ड हो गया, दूसरा इसका अदर नेम हो गया, तीसरा थर्ड ऑब्जेक्टिव हो गया, फोर्थ मेथड, और फिर ग्रुप्स। तो ये तरीके से हमें ये शॉर्ट नोट। और इसके अलावा क्या आ सकता है? न्यूमेरिकल।
तो ये आपको करना है। अब जो वर्कशीट भेजी है मैंने आपको, उस वर्कशीट में जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, वो फर्स्ट वाला तो क्रॉस आउट हो गया, वो आप एज ए होमवर्क करेंगे। क्लियर है इसका? तो एक क्वेश्चन मैंने करवा दिया, एक आपको इसका होमवर्क करना है। नेक्स्ट है होलसेल प्राइस इंडेक्स। क्या आ जाएगा? होलसेल प्राइस इंडेक्स। अब देखिए होलसेल प्राइस इंडेक्स में अगेन हम बात करें तो जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि एक होता है कौन? प्रोड्यूसर, देन कौन होता है? होलसेल, देन कौन होता है? रिटेलर, देन उसके बाद कौन होता है? कंज्यूमर। ये एक चेन होती है, एक मिडल मैन होते हैं, ये सारे चैनल्स होते हैं हमारे ना। अब उसके अंदर हमने जो रिटेल प्राइस इंडेक्स किया था वो यहां से प्राइस ली थी, रिटेल प्राइस, यस और नो? जो रिटेल प्राइस है उनका हमने क्या किया था? चेंज मेजर किया था। तो डेफिनेशन हमारी क्या बनी थी? रिटेल प्राइस इंडेक्स या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, या फिर हम कहें कि जो हमारा क्या है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, वो क्या होगा? क्या होगा? इसी से बन जाएगा कि इट मेजर द चेंजेस ऑफ द रिटेल प्राइसेस या द प्राइसेस विच इज पेड बाय द कंज्यूमर। अब ऐसे ही होलसेल प्राइस इंडेक्स में हम कौन सी प्राइस लेंगे? होलसेल प्राइस। और अब हम क्या बोलेंगे? डेफिनेशन क्या बनेगी? इट मेजर्स, व्हाट इज द होलसेल प्राइस इंडेक्स? इट मेजर द चेंजेस ऑफ द होलसेल प्राइसेस। ठीक है, तो ये डेफिनेशन इस तरीके से बन जाएगी। तो देखिए सबसे पहले देखिए होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर शोज द चेंज इन द जनरल प्राइस लेवल, और इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो है इन अदर वर्ड इट मेजर द जनरल चेंजेस इन द होलसेल प्राइस ऑफ गुड्स इन द कंट्री। नाउ अब ये चीज आप ध्यान में रखना है कि यहाँ केवल ये क्या लेता है? ओनली गुड्स को ही इंक्लूड करता है, ये केवल गुड्स को ही इंक्लूड करता है, इसमें प्राइस नहीं आती है। जबकि रिटेल में प्राइस, सॉरी, ये केवल गुड्स को लेता है, सर्विस को नहीं लेता है। जबकि रिटेल जो हमारा रिटेल था, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स था CPI, उसके अंदर हम दोनों की प्राइस लेते थे, सर्विस की और गुड्स की। जबकि यहाँ केवल गुड्स की प्राइस लेंगे, ये सर्विस को इंक्लूड नहीं करता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो आप चाहो तो ये भी डेफिनेशन है, ये भी दोनों डेफिनेशन ही है। देन उसके बाद में फिर इसमें आ गया कि डज नॉट इंक्लूड द सर्विसेज, है ना, ये सर्विसेज को इंक्लूड नहीं करता है। देन उसके बाद होलसेल प्राइस इंडेक्स इज रेगुलरली पब्लिश्ड एवरी वीक, ये हर वीक, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली पब्लिश होते हैं। और इसी के बिहार पे होलसेल प्राइस जो है इंडेक्स, उसी के बिहार पे आपका इन्फ्लेशन कैलकुलेट होता है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट इन्फ्लेशन। तो उसमें सबसे बड़ा रोल किसका होता है? होलसेल प्राइस इंडेक्स। हमारा जो कंट्री का इन्फ्लेशन का जो डेटा आता है ना, जो न्यूज़पेपर में डेटा आता है कि ये इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, कम हो रहा है, ये सारा डेटा, जो भी ये डेटा आता है वो सारा का सारा इसी से कैलकुलेट होता है, होलसेल। और वो हम अभी करेंगे भी उसको कि कैसे कैलकुलेट होते हैं, उसका न्यूमेरिकल भी करेंगे एक छोटा सा कि आप इन्फ्लेशन कैसे कैलकुलेट होती है। तो इन्फ्लेशन कैलकुलेट होने से पहले आपको होलसेल प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करना पड़ता है, और उसके बाद में फिर इन्फ्लेशन होती है। और इन्फ्लेशन क्या होती है वो सारा डिटेल में डिस्कस करेंगे हम। देन उसके बाद में इसके यूजेज क्या आ गए? यूजेज। इसके यूजेज क्या होते हैं कि ये क्या बताता है? प्राइस ट्रेंड्स इन इंडिया बताता है। जैसे हमने देखा कि भाई इंडिया के अंदर प्राइसेस का जो ट्रेंड है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो वो किससे पता लगेगा? होलसेल प्राइस से। इसी से क्या पता लगेगा? इन्फ्लेशन। व्हाट इज इन्फ्लेशन? कॉन्टिन्यूस राइज इन प्राइस। तो वो रेट जो होती है ना प्राइस बढ़ने की, उसको जो कैलकुलेट करते हैं वो इन्फ्लेशन होती है। तो आगे इसका हम फॉर्मूले से पूरा समझेंगे। देन उसके बाद में इसमें क्या होता है? एस्टिमेट्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इससे ही क्या होता है? होलसेल प्राइस से ही हमें पता लगता है कि अगर प्राइसेस बढ़ रही है तो इसका मतलब कंट्री में डिमांड बढ़ रही है, और अगर प्राइसेस कम हो रही है इसका मतलब सप्लाई ज़्यादा है, और सप्लाई ज़्यादा हो रही है इसलिए प्राइस कम हो रही है, या फिर प्राइस बढ़ रही है। तो इसका मतलब हमारे को डिमांड सप्लाई का पता लग जाता है कि कंट्री के अंदर डिमांड बढ़ रही है या सप्लाई बढ़ रही है। वो अकॉर्डिंग टू इससे हमारे को प्राइस ट्रेंड से और इन्फ्लेशन से पता लग जाता है। देन उसके बाद में डिटरमाइनिंग द चेंजेस इन एग्रीगेट्स। जैसे एग्रीगेट्स मतलब नॉमिनल, रियल, GDP, जो हमारे कंट्री एज ए होल जो एग्रीगेट्स होते हैं उनमें जो चेंजेस आते हैं उसको भी हम इसके थ्रू मेजर करते हैं। और
यूज इन प्लानिंग। जैसे आगे गवर्नमेंट को प्लानिंग करनी है कि भाई टैक्स इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, सैलरी बढ़ानी है, कम करनी है, क्योंकि अगर प्राइस बढ़ गई तो कंज्यूमर की जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाती है। प्राइस बढ़ने से क्या होता है, लोगों की जो बाइंग कैपेसिटी कम हो जाती है, तो उनको फिर या तो प्राइस को कंट्रोल करो या फिर सैलरी बढ़ाओ। तो गवर्नमेंट उस हिसाब से क्या करेगी, या तो सैलरी बढ़ाएगी या फिर प्राइस को कंट्रोल करेगी या फिर वो क्या करेगी, टैक्स कम करेगी। कुछ ऐसी गवर्नमेंट को पॉलिसीज करनी पड़ती है, प्लानिंग करनी पड़ती है, जिसकी वजह से जो कंज्यूमर है उसके ऊपर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़े। तो इस तरीके से, हालांकि हमारा डिटेल में इतना सिलेबस में नहीं है ये, तो हमारे को इस पर भी कैसे क्वेश्चन आएगा, एक शॉर्ट नोट्स आएगा। क्या आएगा इस पर, शॉर्ट नोट्स का क्वेश्चन आ सकता है। तो अब इसका जो शॉर्ट नोट्स आपको तैयार करना हो, कैसे तैयार करोगे, अब इसके कीवर्ड कर लो मार्क। सबसे पहला क्या है, मीनिंग। सबसे पहले कीवर्ड क्या होगा, मीनिंग। देन उसके बाद में डज नॉट इंक्लूड, मतलब ये क्या इंक्लूड नहीं करता है। फिर उसके बाद में आ गया रेगुलरली पब्लिश्ड, एवरी वीक, रेगुलरली। देन उसके बाद में फिर क्या आ गया, इसके यूजेज। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, एक पूरा शॉर्ट नोट्स इस पे तैयार कर लेंगे एज ए थ्योरी। हो जाएगा क्या शॉर्ट नोट्स। दोबारा देखिए, शॉर्ट नोट्स तैयार करने के लिए क्या क्या कीवर्ड करने हैं आपको। सबसे पहले मीनिंग, देन डज नॉट इंक्लूड, देन रेगुलरली पब्लिश्ड, और उसके बाद में इसके यूजेज। तो इस तरीके से आपको इसका थ्योरी का एक कॉन्सेप्ट तैयार करना है। देन उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज अब इसके अगर न्यूमेरिकल की बात करें तो इसमें जो न्यूमेरिकल के जो मेथड्स होते हैं वो सारे मेथड्स होते हैं जो हमने डिस्कस किए हैं। कौन कौन से मेथड डिस्कस किए हैं हमने, सिंपल इंडेक्स नंबर डिस्कस किया है, वेटेड किया है सिंपल में, फिर सिंपल एग्रीगेटिव, प्राइस रिलेटिव, सिंपल एग्रीगेटिव, वो सारे जो मेथड्स हमने डिस्कस किए थे वो सारे मेथड इसी के होते हैं। तो हमें अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। होलसेल प्राइस इंडेक्स के लिए वही मेथड यूज होते हैं जो हम ऑलरेडी वी हैव डिस्कस, तो इसलिए अलग से इसका क्वेश्चन नहीं आता, वो वही क्वेश्चन आता है बेसिकली। तो इसके न्यूमेरिकल पार्ट वही होता है ना। उसके बाद फिर आप चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा, दैट इज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स। अब इस फटाफट चैप्टर खत्म हो जाएगा, अभी आज इसको खत्म करेंगे चैप्टर को। तो देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स। ये भी पूरा थ्योरी है, शायद हो सकता है आपकी स्कूल में तो डिस्कस ही ना करे, शायद ही करेंगे डिस्कस, फिर भी अगर करे भी तो एक बार लिटिल बिट थ्योरी से ज़्यादा इसमें और कुछ नहीं होगा। होलसेल प्राइस इंडेक्स का भी एक शॉर्ट नोट थ्योरी का आता है, इसका भी थ्योरी का आता है। एग्रीकल्चर, ये थ्योरी के टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक है जो फटाफट हम डिस्कस कर लेते हैं। वैसे एक बार के लिए हमने इसको पहले डिस्कस कर लिया है, कैसे टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर में हमने लिटिल बिट सबके बारे में डिस्कस कर लिया था टाइप्स ऑफ इंडेक्स में। अब वही हमें थोड़ा डिटेल में जाके डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स में और होलसेल प्राइस इंडेक्स और रिटेल जो हमने पढ़ा सीपीआई, इनमें बस इतना सा ही फर्क है कि वो प्राइस इंडेक्स है और ये क्वांटिटी इंडेक्स। यस और नो, ये ऑलरेडी पहले हम डिस्कस कर चुके हैं ना टाइप में ही, कि 3 तरह के इंडेक्स होते हैं। प्राइस कौन कौन सा होता है बताइए, 3 टाइप्स ऑफ इंडेक्स होते हैं, ये ऑलरेडी वी हैव डिस्कस। बताइए। प्राइस number, quantity index number and value index number. वैल्यू इंडेक्स नंबर, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अब तक हमने डिस्कस किया था प्राइस इंडेक्स, जिसमें हमने सीपीआई और डब्ल्यूपीआई किया। उसके उनके दोनों के डेफिनेशन में आपने देखा था कि क्या था, सीपीआई की डेफिनेशन पढ़ी तो हमने क्या पढ़ा था कि इट मेजर द चेंजेस ऑफ प्राइसेस ऑफ विच इज पेड बाय द कंज्यूमर, या द चेंजेस ऑफ रिटेल प्राइसेस, है ना, बेसिकली वो चेंज मेजर करता है। वैसे ही होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या मेजर करता है, इट मेजर द चेंजेस ऑफ द होलसेल प्राइसेस ऑफ होलसेल प्राइसेस का जो चेंजेस होता है वो मेजर करता है। सेम वैसे ही अब यहाँ हम क्वांटिटी की बात करेंगे। तो अब यहाँ बस इतना सा फर्क है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो इंडेक्स होता है विच मेजर द चेंजेस ऑफ क्वांटिटी, ठीक है, इन कंपेरिजन ऑफ बेस ईयर फॉर द करंट ईयर, वो डेफिनेशन होगी। तो देखो यहाँ यही है, इंडेक्स नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स दैट इंडिकेट द मेजर ऑफ द रिलेटिव इंक्रीज और डिक्रीज इन द लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल आउटपुट बोलिए या क्वांटिटी, बोथ आर द सेम इन ए कंट्री इन कंपैरिजन ऑफ द लेवल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इन द बेस ईयर। और देखो ये जो थर्ड वाला पॉइंट है इसमें दे रखा है, इट इज ए क्वांटिटी इंडेक्स विच मेजर द चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। तो ये क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन का चेंज मेजर करता है, और उससे पहले जो हमने पढ़ा वो प्राइस का चेंज, प्राइस ऑफ ए कमोडिटी के चेंज को मेजर को चेंज करता है।
बस ये फ़र्क है बेसिकली। तो ये मीनिंग हो गया। देन जो ये है कौन पब्लिश करता है, इज पब्लिश्ड बाय सेंट्रल CSO, उसको जो CSO है वो पब्लिश करता है। देन उसके बाद में ये आ गया क्वांटिटी का पॉइंट, ये तो दोनों मीनिंग के पॉइंट है। देन उसके बाद में इसमें आ गया कि दिस इंडेक्स नंबर आर यूजफुल एस्टिमेटिंग द ग्रोथ ऑफ, तो ये उसका ऑब्जेक्टिव आ गया कि ये कब यूजफुल है। तो ये क्या बताता है, एस्टिमेटिंग द ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की ग्रोथ को मेजर करने के लिए इंडेक्स कंस्ट्रक्ट करते हैं हम। तो अब आपको पता लग गया कि सबका अपना अपना ऑब्जेक्टिव है। जैसे CPI हम कैलकुलेट करते हैं तो क्यों करते हैं, बता सकते हो आप? CPI का ऑब्जेक्टिव क्या है, WPI का क्या है, और IIP का क्या है, इंडेक्स नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। बताइए, तीनों का ऑब्जेक्टिव, तीनों का बिल्कुल अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होता है। एनीवन? कि भाई जो प्राइस का जो इम्पैक्ट है वो एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सोसाइटी पे क्या पड़ता है। जैसे सपोज कंट्री में प्राइस इंक्रीज डिक्रीज होती है तो एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कंज्यूमर जो है, ग्रुप ऑफ कंज्यूमर है या ग्रुप ऑफ सोसाइटी पे, उस पे उसका क्या नेगेटिव पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े, ये तो कौन मेजर करता है, CPI। WPI का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, नहीं, इससे हम इन्फ्लेशन निकालते हैं, मतलब जनरल प्राइस लेवल। इसके लिए ये जनरल प्राइस लेवल ये बेसिकली यूज होता है टू कैलकुलेट द जनरल प्राइस लेवल और इन्फ्लेशन इन द कंट्री। प्राइस ट्रेंड मालूम करते हैं, इन्फ्लेशन मालूम करते हैं, तो इससे पता लगता है कि पूरी कंट्री में क्या प्राइस लेवल है, क्या प्राइस का ट्रेंड है, जनरल प्राइस लेवल हमारा क्या है। देन IIP में क्या है, इंडेक्स नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। इस तरीके से तीनों का हम एक साथ कर लिया। देन उसके बाद में इसके जो फॉर्मूलेस होते हैं वो सारे बिल्कुल सेम होते हैं एज इट इज, बस जहां हमने प्राइस ली थी वहां क्या आ जाएगा बच्चे, क्वांटिटी। जैसे सपोज हमने किया था P0 P1 किया था, जैसे उसमें किया था समेशन RW अपॉन समेशन W किया था, तो ये R का यहाँ क्या मतलब था, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते थे। जैसे हम इसको लिखेंगे समेशन P1 P0 इंटू 100 और ये W आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, समेशन W। लिख सकते हैं ऐसा। सेम वैसे ही देखो IIP क्या होगा, IIP मतलब इसको बोलते हैं इंडेक्स नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये IIP के नाम से फेमस है। तो ये क्या होता है बेसिकली, अब इसमें क्या हो जाएगा, ये तो यही रहेगा RW, यहाँ तो ये बिल्कुल सेम फॉर्मूला है, बट यहाँ R का मतलब चेंज हो जाएगा। अब R का मतलब यहाँ क्या चेंज हो जाएगा, बताओ, एनी आइडिया? बस यस, यहाँ Q1 आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, Q0 और ये इंटू 100, बस क्वांटिटी आ जाएगी, ठीक है। और ये W रहेगा ही और ये समेशन, बाकी सारी चीजें सेम रहेगी। तो देखा आपने, देखा प्राइस की जगह बस क्वांटिटी आ गया। तो सारे फॉर्मूले सब कुछ इसमें क्या रहते हैं, तो बेसिक फॉर्मूला तो इसका IIP का यही होता है और बाकी सारे फॉर्मूले वही रहते हैं जो हमारे किस में पढ़े हमने, जो बाकी जो जनरल मेथड्स हमने पढ़े कि कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर के जो सारे मेथड्स पढ़े वो सब सेम ही होते हैं, बस उनमें क्वांटिटी हम लेके आ जाते हैं, ठीक है। बस इतना सा फर्क है और कुछ भी नहीं है। यही हमने इसके कॉन्सेप्ट में भी यही देखा है कि बस क्वांटिटी वही डिफरेंस है, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। अब उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है, दैट इज नेक्स्ट क्वांटिटी इंडेक्स कौन सा है, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में बस छोटा सा टॉपिक है, वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडस्ट्रियल इंडेक्स नंबर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज वेटेड एवरेज ऑफ क्वांटिटी रिलेटिव्स, फूड ग्रेन्स हैव मेजर वेट इन दिस। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर इंडेक्स प्राइस जो होता है वो बेसिकली, अगर इसको थोड़ा और ब्रॉड बनाए तो उसी फॉर्मेट में बना सकते हैं आप, जैसे IIP का बनाया वैसे ही। तो सबसे पहले मीनिंग की बात करें तो इसमें क्या होगा कि इसके अंदर हम जो बेसिकली चेंज ऑफ जो प्रोडक्शंस होता है, जो क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की हम बात कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की जगह यहाँ क्या आ जाएगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन आ जाएगा। तो इट मेजर द चेंज ऑफ क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, ये बोल सकते हैं, सॉरी एग्रीकल्चर
एग्रीकल्चर कमोडिटीज और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन आ जाएगा। तो मीनिंग वैसे बन जाएगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, जैसे उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इंडस्ट्रियल ग्रोथ मेजर करना था, इसका एग्रीकल्चर सेक्टर का ग्रोथ हम देखेंगे। और उसके बाद में इसमें जो फूड ग्रेन्स होते हैं वो उनका रोल होता है, उसके अंदर जो इंडस्ट्रियल गुड्स होती है उनका रोल होता है, और फॉर्मूले अगेन यहाँ भी सेम ही रहते हैं। तो इस तरीके से ये तैयार करना है। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब ये बताओ किस कैटेगरी में आएगा। आपने देखा कि देयर वर 3 टाइप ऑफ इंडेक्स नंबर, प्राइस, क्वांटिटी और वैल्यू। तो ये कौन सी कैटेगरी में आएगा। अब तक हमने प्राइस के दोनों पढ़ लिए, क्वांटिटी के पढ़ लिए, तो ये किस में आ जाएगा, वैल्यू इंडेक्स। क्योंकि प्रॉफिट लॉस इसमें यही बात करते हैं सेंसेक्स, तो ये हमारा वैल्यू इंडेक्स हो जाता है। तो अब ये सेंसेक्स क्या होता है, कुछ आइडिया शेयर मार्केट के बारे में आप लोगों को, शेयर मार्केट के बारे में आइडिया है क्या। तो देखो शेयर मार्केट बहुत अच्छी चीज़ होती है बच्चे, थोड़ा सा मैं ब्रीफ में बताता हूँ शेयर मार्केट का, उसके बाद फिर हम टॉपिक पे आते हैं। देखिए शेयर मार्केट क्या होता है बेसिकली, जैसे मान लो एक मेरी कंपनी है, मान लो मेरी है, जैसे ग्रोथ रेट है मेरा। अब जब ग्रोथ रेट है, मेरे को इसको बिजनेस को बहुत एक्सपेंड करना है। तो सपोज पहले मैंने जयपुर में ब्रांच डाली, फिर मैं जयपुर के अलग अलग पार्ट में डाल रहा हूँ। तो शुरू में मेरा पैसा था, मैंने फिर मेरा पैसा लगा लिया, फिर मैंने मेरे रिलेटिव से ले लिया, फिर मैंने बैंक लोन ले लिया, और ऐसे कर करके मैं इसके आगे ब्रांच डालते जा रहा हूँ, बढ़ाते जा रहा हूँ। फिर मेरे को पूरा इंडिया लेवल कवर करना है, जैसे बायजूस और ये जो फिजिक्स वाले और ये जो एलन, ये सारे जो इतने बड़े लेवल पे आए। तो बाद में क्या होता है, फिर आपके पास एक लिमिट हो जाती है कि आपका खुद का पैसा भी एक लिमिटेड हो जाता है, आपके रिलेटिव का पैसा भी, आपका बैंक लोन भी, ये सब क्या हो जाता है, आपके लिए एक लिमिट बन जाती है, क्योंकि ज़्यादा लोन भी हम नहीं ले सकते। तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, आपको जो शेयर होल्डर्स चाहिए होते हैं, मतलब आप पार्टनर्स आपको चाहिए, तो फिर आप इक्विटी कैपिटल लेते हैं। इक्विटी कैपिटल मतलब शेयर होल्डर्स के जो होते हैं ना, जो ओनर्स बना देते हैं। तो अब तक आप 100% ओनर थे, जैसे मान लो मैं ओनर हूँ 100%, अब मेरे को और पैसा चाहिए एक्सपेंस, तो मैं क्या करूँगा, मेरी इक्विटी बेच दूंगा, मेरी ओनरशिप बेच दूंगा। जैसे मान लो मैंने 20% ओनरशिप बेच दी, और उसके बदले में बाकी लोगों ने क्या कर लिए, वो जो ओनरशिप खरीद ली। अब उस ओनरशिप को खरीदेंगे, वो मेरे शेयर होल्डर्स बन जाएंगे, उनको मैं शेयर्स दे दूंगा मेरी कंपनी का, किसी को 1%, किसी को 2%, किसी को 5%, ऐसे। तो उसके लिए फिर मेरे को क्या करना होता है, शेयर मार्केट में लिस्ट होना पड़ता है। तो कंपनी को स्टॉक मार्केट में मेरे को क्या करना पड़ता है, लिस्ट करवाना पड़ता है। फिर उसका एक प्राइमरी मार्केट होता है, उसमें पहले आईपीओ लेके आना पड़ता है, इनिशियल ऑफरिंग, जिसके अंदर मैं मेरी इक्विटी के अलग अलग स्लॉट बना दूंगा, जैसे 500 का ऐसे शेयर्स बना दूंगा। फिर लोग उसको क्या करेंगे, खरीदेंगे। वो पहले प्राइमरी मार्केट में होता है, फिर उसके बाद में उसको सेकेंडरी मार्केट में जाता है, वो जहाँ फिर वो लिस्टेड हो जाता है, वहाँ फिर लोग क्या करते हैं, इसको बाई एंड सेल करते रहते हैं। जो सिक्योरिटीज़ हो, जैसे मान लो पहले आपने खरीद लिया था, अब आप बेचना चाहते हो, तो आप किसी को बेच दोगे, कोई दूसरा खरीद लेगा, फिर वो दूसरा किसी और को बेच देगा। तो ऐसे बाई एंड सेल होता रहता है। तो जो सिक्योरिटीज़ बाई एंड सेल होता है, उसको बोलते हैं स्टॉक मार्केट। तो वो सेकेंडरी मार्केट होता है। स्टॉक मार्केट मतलब प्लेटफॉर्म, ए मार्केट वेयर द सिक्योरिटीज़, जो शेयर्स है वो क्या होते हैं, बाई एंड सेल होते हैं बेसिकली। तो एक पर्सन खरीदता है, फिर उसको लगता है कि इसमें प्रॉफिट हो गया, कोई दूसरा खरीदना है तो वो दूसरा खरीद लेगा, वो बेच देगा। ये तो ये सारी क्या करते हैं, चलती रहती है। तो अब जैसे सेंसेक्स हमारा स्टॉक मार्केट होता है, तो हमारे सिलेबस में जो हम बात कर रहे हैं सेंसेक्स, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स होता है सेंसेक्स। ये सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है हमारा। एक तो होता है हमारा सेंसेक्स, और एक होता है निफ्टी। तो जो निफ्टी वाला वो हम अभी पढ़ नहीं रहे, हम अभी पढ़ रहे हैं सेंसेक्स, जिसको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स होता है सेंसेक्स। अब इसमें क्या होता है, जैसे 30 कंपनीज लिस्टेड होती है। वैसे तो बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड है, बट ये अलग अलग कंपनी होता है, 30 का, 500 का, 200 का, ऐसे अलग अलग होते हैं। बट मेजरली जो हमारा जो मेन जो इंडेक्स है, वो जो सेंसेक्स है, वो होता है 30 कंपनीज का। तो 30 कंपनीज जो होती है, वो टॉप हमारी जो इंडिया की जो सबसे लार्जेस्ट और टॉप कंपनीज होती है ना, उन सारी कंपनीज इसमें लिस्टेड होती है, 30 कंपनीज। और उन 30 कंपनीज की एवरेज जो प्राइस है, जो उनके शेयर की प्राइस बढ़ रही है, कम हो रही है, वो ये इंडिकेट करता है। तो अगर वो 30 कंपनीज के शेयर की प्राइस बढ़ रही है, तो ये सेंसेक्स बढ़ेगा। 30 कंपनीज के शेयर की प्राइस कम हो रही है, तो इंडेक्स क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या शो कर रहा है, ये
का मतलब है ग्रोथ। भाई 30 कंपनी ग्रो कर रही है, उनकी प्राइस, शेयर प्राइस, उनका मतलब 30 कंपनीज ग्रोथ कर रही है, इसका मतलब वो ग्रो कर रहा है, तो इसका मतलब हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ हो रही है। और अगर वो 30 कंपनीज क्या करेगी, डिक्रीज होगी, उनकी शेयर प्राइस डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब उनमें डाउनफॉल आ रहा है, तो इसका मतलब हमारी इकोनॉमी में डाउनफॉल आ रहा है। तो इसलिए ये इंडेक्स होता है, ये हमारा क्या वैल्यू इंडेक्स, क्योंकि प्रॉफिट लॉस दिखाता है ये, तो उस प्रॉफिट लॉस के हिसाब से उसका एवरेज निकाल लिया जाता है, और वो एवरेज जो है वो ही सेंसेक्स होता है। अब इसमें अंदर एक चीज़ ये होती है कि आप इसमें जैसे आप प्रॉपर्टी खरीदोगे ना, कि इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा ऑप्शन होता है ये। आप प्रॉपर्टी खरीदोगे तो प्रॉपर्टी में तो बहुत बड़ा पैसा चाहिए, फिर उसको खरीद भी लिया तो उसको सेल आउट करना तो बड़ी मुश्किल। इसमें क्या होता है, आप किसी भी कंपनी का 100 रुपये का शेयर भी मिल जाता है। ऐसी भी कंपनी होती है जिसका 100 रुपये का शेयर होता है, किसी का 50 रुपये का, किसी का 10 रुपये का शेयर भी होता है, ऐसी कंपनी भी है। तो बहुत सारी कंपनीज है जिनके शेयर की वैल्यू कि किसी 10 रुपये, किसी के 50, तो आप 10 रुपये का शेयर खरीद के भी आप क्या कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये सबसे अच्छी बात है इसमें, मतलब आपके पास छोटी सी कैपिटल है ना, उससे भी आप इन्वेस्टमेंट कर लो, उस कंपनी के शेयर खरीद लिए, अब वो कंपनी की अगर बढ़ेगी तो आपके शेयर की वैल्यू बढ़ेगी और आपको बेनिफिट हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि आप छोटा सा अमाउंट से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और उसके बाद जब चाहो जब आप इसको सेल आउट कर सकते हो, विद इन 2-3 डेज में आपका पैसा आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। बस यही है कि अगर आपने नीचे अगर प्राइस कम होगी बेचा तो आपको लॉस हो जाएगा, अगर प्राइस ऊपर है आप बेचोगे तो आपने खरीदा उसके ऊपर प्राइस पे बेचोगे तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये शेयर मार्केट तो आपको वैसे भी देखो आजकल 90% लोग शेयर मार्केट करते हैं, और बहुत ही ईजी होता है आजकल। तो इसके अच्छे अच्छे ऐप्स आने लग गए जहाँ सब कुछ आपको ट्रेनिंग सब मिल जाता है। इसमें बेसिकली 2 सब्जेक्ट का नॉलेज चाहिए होता है, एक इकोनॉमिक्स का और एक अकाउंटेंसी। तो अगर दोनों का नॉलेज है तो फिर तो वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छा है। जिसको अकाउंट्स, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स दोनों का है वो तो मतलब बहुत अच्छे से कर सकता है। बाकी दोनों में से एक का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर दोनों में से आपको एक का नॉलेज नहीं है तो फिर शेयर मार्केट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपके पास इकोनॉमिक्स का नॉलेज है तो आप शेयर मार्केट कर सकते हो, आपके पास अकाउंटेंसी का है तो, और दोनों का है तो फिर वो तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो इस तरीके से आप जैसे इसमें लिए डीमेट अकाउंट खोलना पड़ता है, बैंक जैसे बैंक अकाउंट होता है वैसे शेयर मार्केट के लिए डीमेट अकाउंट होता है, वो आपके बैंक अकाउंट से लिंक होता है। उस बैंक अकाउंट से पैसा आप उसमें ट्रांसफ़र कर सकते हो और फिर खरीद सकते हो, प्रॉफिट हुआ बेचा और वो पैसा वापस आपके अकाउंट में आ सकता है। तो सब कुछ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, ऑनलाइन होता है, ट्रांजेक्शन सब कुछ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड में होता है, तो इसलिए कोई ऐसा फ्रॉड भी नहीं है। तो बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। तो देखिए थोड़ा ब्रीफ में मैंने बताया आपको, फिर आगे फिर वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब देखिए सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक, सेंसेक्स इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये हमने देख लिया। इट इज द बेंचमार्क एंड ओल्डेस्ट इंडेक्स, ये भी मैंने बता दिया आपको। इट कंसिस्ट 30 स्टॉक्स और 13 सेक्टर, 30 कंपनीज है और 13 सेक्टर, मतलब 13 अलग अलग सेक्टर हमारे, जैसे कम्युनिकेशन, आईटी, सब अलग अलग सेक्टर की कंपनीज होगी। 13 सेक्टर की 30 कंपनीज लेते हैं, और जो सबसे टॉप कंपनीज होती है फिर उनके जो मार्केट में उनके जो शेयर की जो प्राइस होती है, जो वैल्यू होती है, उन सब का जो एवरेज निकालते हैं। अगर उन सब का बढ़ रहा है तो ये बढ़ेगा, उन सब का कम हो रहा है तो ये कम होगा। तो इसमें पता लगता है कि हमारी इकोनॉमी में क्या ग्रोथ हो रही है, क्या नहीं हो रही। तो ये डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर में आता है, अगर आप देखोगे तो डेली सेंसेक्स का डेटा आता है कि आज इतना बढ़ा, आज इतना कम हुआ, है ना, इस तरीके से। देन उसके बाद ये रिप्रेजेंटेटिव, इफ द सेंसेक्स राइजेज इट इंडिकेट दैट द मार्केट इज डूइंग वेल एंड द इन्वेस्टर एक्सपेक्ट टू बेटर रिजल्ट फ्रॉम द कंपनीज, इट रिफ्लेक्ट द गुड हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी इन जनरल। तो अगर हमारी जो टॉप कंपनीज है, टॉप और सेक्टर्स हैं वो ग्रो कर रहे हैं, इसका मतलब हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। क्योंकि इकोनॉमी ग्रो क्या होती है, इकोनॉमी की जो ग्रोथ होती है वो जीडीपी से मेजर करती है, और जीडीपी क्या होता है, सारे सेक्टर का जो प्रोडक्शन होता है उसका एवरेज होता है। तो सारे सेक्टर का प्रोडक्शन बढ़ेगा मतलब सारी कंपनीज का प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो डेफिनेटली जीडीपी बढ़ेगा, सेंसेक्स भी बढ़ेगा। इज इट क्लियर?